हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका बॉन्ड एंड एनकरेज। बॉन्ड एंड एनकरेज से जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम वन बाय वन कवर करेंगे। इसको हम कवर करेंगे आपके दो पार्ट्स में। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा तो कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट में आपको काफी हेल्प होगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो एसएससी जेईई 2007 में पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास। क्वेश्चंस बोल रहा है कि टेंशंस बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन दी सपोर्ट, कि जो हम टेंशंस बार प्रोवाइड करते हैं आपके कैंटिलीवर बीम में, उसको कितना एंकर्ड किया जाता है आपके सपोर्ट पे। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, जो कहीं ना कहीं मैंने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर भी डिस्कस किया है। कि जब भी हम बात करते हैं आपके कैंटिलीवर बीम की और सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो वहां पे मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं आपके टेंसाइल रेनफोर्समेंट की, तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका हमेशा वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आपका सर टेंशन डेवलप्ड होता है। क्लियर है? एक डायग्राम देखते हैं पहले। मैं दोनों ही डायग्राम आपको बताऊंगा, एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड और दूसरा हमारे पास कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, आपके सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये क्या है सर, आपका सपोर्ट विड्थ हो गया है, और ये भी सर आपका सपोर्ट विड्थ हो गया है। क्लियर है? आप भी डायग्राम बनाएं, ताकि आप डायग्राम बनाओगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो गया स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा, आप कोई गलती नहीं करोगे एग्जाम में। क्लियर है? तो आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक न्यूट्रल एक्सिस आएगा, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आएगा सर, टेंशन डेवलप्ड होगा, जबकि न्यूट्रल एक्सिस से अबव आपका कंप्रेशन डेवलप्ड होगा। तो जहां पे सर आपका टेंशन डेवलप्ड होगा, वहां पे आप क्या करेंगे सर, अपना मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया है सर, आपका मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इस कंडीशंस में मैंने क्या किया है, आपका मैक्सिमम एएसटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया सर, मैंने आपका एएसटी मैक्स प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने, ये हो गया मेरा सर, कौन सा रेनफोर्समेंट हुआ, टेंशंस। कहाँ पे आपका सर डेवलप्ड हो रहा था सर, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हो रहा था, जहाँ पे टेंशन था। ऐसा नहीं है, नो डाउट आप वहाँ पे कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया है सर, कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड कर दिया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। और जहाँ पे देखिएगा, जहां पे एंड पे क्या करते हैं सर, एट दी सपोर्ट पर आप क्या करते हैं, इसको एट दी सपोर्ट पे सर इसको हम बैंड करते हैं। तो जब बैंड करते हैं तो आपके पास कुछ यहाँ पे इस तरह का बैंड किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या कर दिया है, आपके पास को बैंड कर दिया है। क्लियर है? बैंड कर दिया है, बिल्कुल सर। सर बैंड क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी डेवलपमेंट लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा। ये जो बैंड किया जाता है सर, कितने डिग्री पे बैंड किया जाता है सर, आपका 90 डिग्री पे बैंड किया जाता है। क्लियर है? तो ये एएसटी मैक्स है आपका टेंशन में। ठीक है, और इसी तरह से आपका एएसटी होगा आपका कहाँ पे, ये एएसटी मैक्स होगा आपका कहाँ पे सर, आपका कंप्रेशन साइड में भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है सर, यहाँ पर ये जो मेरे पास यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट है, तो अगर मैं बात करता हूँ सेंटर पे, सेंटर पे क्या होता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? और जैसे हम सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं, तो सपोर्ट की तरफ आपका क्या आता है सर, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अकर्स होता है। उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए या तो हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, या क्या कर सकते हैं वहां पे सर, हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टीरअप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, स्टीरअप्स। जो यहाँ पे स्टीरअप्स हो सकती है, वो आपके पास क्या हो सकती है सर, वर्टिकल स्टीरअप्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये देखिएगा मेरे पास वर्टिकल स्टीरअप्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जहां पर आपका क्या होगा सर, शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सपोर्ट पे क्या होता है सर, आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, जबकि सेंटर पे आते आते शेयर फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो हम सेंटर पे जो आपकी स्पेसिंग देंगे आपके वर्टिकल की, वो क्या रहेगी सर, आपकी ज्यादा रहेगी। बट आपका सपोर्ट की तरफ जाएंगे आप, तो आपकी स्पेसिंग क्या रहेगी सर, स्टीरअप्स की, वो कम रहेगी एज कंपेयर टू सेंटर। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास सर, यहां पर ये हो गया आपके पास, दैट इज स्टीरअप्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो सकती है सर, ये आपके पास इंक्लाइंड भी हो सकती है, नो डाउट, और ये आपके पास वर्टिकल भी हो सकती है।
ठीक है, यही देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग क्या है हमारे पास, स्पेसिंग सर आपकी डिक्रीज होती है कहाँ पे, जहां पर सर आपका शेयर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बिल्कुल, स्पेसिंग वहां पे क्या देनी है आपको, कम से कम देनी है, जहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम हो और आपका जो बेंडिंग मोमेंट हो, बेंडिंग मोमेंट में भी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और आपका मिनिमम भी हो सकता है। क्लियर है। बट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की, कि जो स्पेसिंग होती है सर आपके पास वो क्या होती है, ज्यादा होती है आपका, कब, जब सर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है सर आपका, मैक्सिमम होता है। और ये आप सभी जानते हैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होता है सर आपका, सर ये सेंटर पे होता है, तो ये आप लिख सकते हैं, सेंटर पे होता है। ठीक है, और उस कंडीशंस में आपका जो शेयर फोर्स हो सकता है, शेयर फोर्स आपका क्या हो सकता है, मे बी जीरो भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। क्लियर है, आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों जीरो भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था। क्लियर है। आज क्या बोला जा रहा है, आज आपसे कैंटिलीवर बीम की बात की जा रही है, तो क्यों ना हम कैंटिलीवर बीम का भी डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करें। कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम होता है, ऐसा बीम जो सर एक एंड से क्या होता है सर आपका फिक्स होता है और दूसरे एंड से क्या होता है सर आपका फ्री होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ने किस तरह से यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस से दो पार्ट्स होगा, न्यूट्रल एक्सिस से अबव आपका क्या होगा, टेंशन होगा, जबकि न्यूट्रल एक्सिस के बिलो आपका कंप्रेशन होगा। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मैंने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो यहाँ पे प्रोवाइड की है कुछ, ठीक है, वो आपके पास टेंशन साइड में मैंने प्रोवाइड कर दी है। नो डाउट मैं टेंशन साइड में भी प्रोवाइड कर सकता हूं और मैंने कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड कर दी है बैलेंस के लिए। और कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा सर आपके पास मैंने कुछ वर्टिकल या इंक्लाइंड स्टीरअप्स भी प्रोवाइड की होगी। तो देखिएगा कुछ इस तरह से ये क्या होगी मेरे पास सर, स्टीरअप्स होगी है। ठीक है, ये बात ध्यान। अगर मैं बात करता हूं इसकी तो ये क्या होगा आपका सर फेस ऑफ द कॉलम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सर आपका फेस ऑफ दी कॉलम हो गया। अब फेस ऑफ दी कॉलम से के बाद क्या करूंगा मैं, अपनी जो मेरे पास ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट है इसको मैं अबेंडेड कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करूंगा सर, वो देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो मेरे पास ये डिस्टेंस रहेगा सर, ये डिस्टेंस कितना रहेगा सर आपका, ये डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन LD से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका शुड नॉट बी लेस देन LD। LD बोले तो डेवलपमेंट लेंथ से क्या नहीं होना चाहिए सर आपका, कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात की किसकी सर, आपके कैंटिलीवर बीम की बात की है। ठीक है, कि जो आपने क्या किया है सर, यहाँ पे सपोर्ट पे जो आपने अपनी मेन स्टील रेनफोर्समेंट को एंकर किया है उसकी लेंथ किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, शुड नॉट बी, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर, आपके LD से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है LD क्या है आपके पास, लैप लेंथ बोल दो या डेवलपमेंट लेंथ बोल दो इसको। LD क्या है सर, डेवलपमेंट लेंथ। तो आपका सर इसका आंसर क्या होगा सर, A होगा, B होगा सर, B हो नहीं सकता, आपके पास D हो नहीं सकता और आपके पास यहाँ पर ये हो गया सर LD। बट जब मैं बात करता हूं इस केस में, कि इस केस में आप कितना करते हैं सर, तो इस केस में आप ये रहता है LD/3। ये किसके केस में रहता है आपका सर, सिंपली सपोर्टेड के केस में। ठीक है, कि सपोर्ट पे आपका कितना एंकर करना होगा सर, शुड नॉट बी लेस देन LD/3, LD/3 से कम नहीं होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कैंटिलीवर के केस में, तो कैंटिलीवर में आपके पास तो LD से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये कंसेप्ट है जो आपको क्या होने चाहिए सर, क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील। देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार्स। कितने टाइप्स की बार हम स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील बार्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत होती है बट यहाँ पर आपको सिर्फ वही जानना है जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर है, कौन कौन सी होती है ये देखिएगा। एक होती है सर हमारे पास माइल्ड स्टील। कौन सी होती है, माइल्ड स्टील होती है जिसको हम एज ए स्ट्रक्चरल स्टील काउंट करते हैं। और दूसरी होती है सर आपके पास HYSD बार होती है। क्लियर है, माइल्ड स्टील में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम मेनली किसकी बात करते हैं, आपकी सर Fe250 की बात करते हैं। क्लियर है, बट जब हम HYSD की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मेनली दो ग्रेड की बात की जाती है। कितने ग्रेड की बात की जाती है स्टूडेंट, दो ग्रेड। अब ये दो ग्रेड कौन से होते हैं आपके पास सर, ये होता है आपके पास Fe415 और एक होता है सर हमारे पास Fe500 होता है।
क्लियर है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखिएगा। अगर मैं इनको डायग्राम के मदद से आपको समझाऊं तो आप डायग्राम देखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं आपके माइल्ड स्टील की, और फिर हम बात करेंगे आपके किसकी? सर आपके HYSD बार की। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं माइल्ड स्टील बार का सरफेस देखूं तो कैसा होता है आपके पास? सर प्लेन होता है। बट अगर मैं HYSD का सरफेस देखूं तो आपके पास कैसा होता है? सर आपका रफ सरफेस होता है। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके सरफेस की, किसकी बात कर रहे हैं सर? हम इसके सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है सर? आपके पास प्लेन होता है। क्लियर है? बट इसके सरफेस की बात करते हैं हम तो ये कैसा होता है सर आपके पास? वो आपके पास रफ होता है, रफ सरफेस होता है। क्लियर है? बट आपको तो लग रहा होगा कि सर ये दोनों ही बार तो हमें सेम दिखाई दे रही है। अरे नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे क्या होंगे आपके पास? कुछ रिब्स बने होंगे, कुछ ऐसे रिब्स बने होंगे। ठीक है, ऐसे स्पाइरल शेप के क्या बने होंगे सर? रिब्स बने होंगे। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम? इसको लग्स बोल सकते हैं, रिब्स बोल सकते हैं, कॉरुगेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं सर इनको हम? तो यहाँ पे लिख सकते हूं मैं, इसको रिब्स बोल सकते हैं हम, इसको सर रिब्स बोल सकते हैं, लग्स बोल सकते हैं, और आप इसको कॉरुगेशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉरुगेशंस बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है? देखिएगा, ये आपके पास प्लेन बार है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको कंक्रीट के साथ अबेंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? इजिली स्प्लिट आउट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइल्ड स्टील के साथ आपके कंक्रीट की और स्टील की बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं बनती। क्लियर है? ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एक सर यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? सर आपके माइल्ड स्टील की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सर HYSD की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रिपिंग इज नॉट गुड, ग्रिपिंग इज नॉट गुड। ठीक है, ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होती है सर आपकी? ग्रिपिंग इज गुड होती है, अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या बने होते हैं? रिब्स बने होते हैं। ये रिब्स क्या करते हैं? आपके कंक्रीट और स्टील की आपस में क्या कर देते हैं? बॉन्डिंग परफेक्ट बना लेते हैं। यानी कि ग्रिपिंग इज गुड, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग यहाँ पे गुड होती है, गुड बॉन्डिंग। क्या लिख सकते हैं हम? इसको गुड बॉन्डिंग लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब गुड बॉन्डिंग होती है तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। तो हम ये लिख सकते हैं इसकी सर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज गुड होगी। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं सर इसकी, जब ग्रिपिंग इज नॉट गुड तो ऑब्वियसली बात है नॉट बॉन्डिंग परफेक्ट, नॉट बॉन्डिंग गुड भी बोल सकते हैं, परफेक्ट भी बोल सकते हैं। परफेक्ट लिख देता हूं कि परफेक्ट नहीं होती है। जब बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं होती है तो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होती है? नॉट, मतलब गुड नहीं होती है। तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होती है आपके पास? गुड नहीं होती है। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज नॉट गुड। क्लियर है? ये कंसेप्ट है, काफी बारी आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे ये आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, देखा होगा आपने घरों में, जो भी आप जब आप काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे आपने रेनफोर्समेंट देखी होगी। रेनफोर्समेंट में हल्के हल्के क्या लगे होते हैं? रिब्स बने होते हैं। और रिब्स किस लिए बने होते हैं? ताकि आपके कंक्रीट के साथ उसकी बॉन्डिंग क्या बन सके? परफेक्ट बन सके। अब जब बॉन्डिंग परफेक्ट बनेगी तो आपका जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार है वो इजिली स्प्लिट आउट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। तो जब हम HYSD बार यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, तो उस केस में क्या होता है? आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? कितनी इंक्रीज हो जाती है सर? ये आपके टेंशन में ये सर 60% इंक्रीज हो जाती है, जबकि कंप्रेशन में आपकी 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सर कितनी इंक्रीज हो जाती है आपके पास? सर ये टेंशन में, टेंशन मेंबर में आपके पास ये सर 60% इंक्रीज हो जाती है, और जबकि ये कंप्रेशन में ये 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शंस ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड एट लीस्ट बी। क्या बोल रहा है? आपके पास एक लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार है,
उसको हम बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक, कि हुक के बाद उसको हम कितना क्या करते हैं, कितना मतलब उसको हम स्टेट करेंगे। क्लियर है? क्या सर हम उसको ट्वाइस द डायमीटर करेंगे, थ्राइस द डायमीटर करेंगे, या 4 टाइम्स द डायमीटर करेंगे, या 7 टाइम्स द डायमीटर करेंगे? तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, ये है आपके पास सर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या है सर आपके पास, ये सपोर्ट विड्थ है, और ये भी सर मेरे पास क्या है, सपोर्ट विड्थ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ना बहुत अच्छे से कवर किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? आप चीजों को रटना मत, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। क्लियर है? कुछ इस तरह से बात की गई। अब यहाँ पे पता है आपको ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सर, मेन रेनफोर्समेंट आपका सर हम प्रोवाइड करते हैं आपका सर टेंशन साइड में। तो ये हो गया सर, मैंने इसका टेंशन साइड में बार प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है सर, अब क्या करते हैं सर, हम इसको बैंड करते हैं सर, कहाँ पे सर, आपके अंडर सपोर्ट। आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया है सर, इसको बैंड कर दिया है, यू शेप में इसको बैंड किया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, सेंटर हो गया है। सेंटर से कुछ रेडियस डिस्टेंस होगा जिसको हम रेडियस ऑफ हुक बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम सर, रेडियस ऑफ हुक बोल सकते हैं। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया आपके पास सर, रेडियस ऑफ हुक हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास R1 हो गया है, इसको मैं R2 बोल देता हूं। इसको क्या बोला जाता है, आपका रेडियस ऑफ हुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ हुक बोला गया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो ये आपके पास यहाँ पे क्या किया है, बेंड किया गया है, ये कितना आपका स्ट्रेट होगा, ये भी हम कर देते हैं यहाँ पर। इसको आगे तक लेके चलते हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इसके बैंड की, कि एवरी 45 डिग्री पर आपको कितना डेवलपमेंट, कितना उसको बैंड करना है सर, उसको 4 पाई बैंड करना है। फॉर एवरी 45 डिग्री, फॉर एवरी 45 डिग्री पे उसको कितना करना है सर, आपके पास 4-5 करना है। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री पे देखता हूं तो 90 डिग्री पे कितना होगा सर, आपका 8-5 हो जाएगा। उसके बाद 135 डिग्री पे देखता हूं तो कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। अगर मैं 180 डिग्री की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा सर, 65 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ये जो बैंड हुक है ये कितना है सर, आपका 60 पाई लेंथ है इसकी। कितनी लेंथ है सर इसकी, 60 पाई। तो आप मार्क कर सकते हैं कितनी होगी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ ये हो जाएगी आपके पास 16 पाई। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 16 पाई होगी। बट आपके पास क्या होगा, ये बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक कितना होना चाहिए, एटलीस्ट ये आपके पास 4 पाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके पास सर, 4 पाई होना चाहिए। ये पाई क्या है सर आपके पास, पर पाई है डाया ऑफ मेन बार। क्या है सर, डाया ऑफ मेन बार है। पाई क्या है सर, डाया ऑफ मेन बार है। क्लियर है? तो यहाँ पे पता हो गया आपको कि एवरी 45 डिग्री पे आपको कितना देना है, 4 पाई। 90 डिग्री पे बैंड किया है तो 8 पाई। 135 पे तो 12 पाई। आपने कितना बैंड किया इसको, 160। तो 160 पे 180 डिग्री, तो 180 पे कितना आएगा सर, 16 पाई आएगा। पाई क्या आपके पास, डायामीटर होगा। बट बियॉन्ड द एटलीस्ट कितना होगा सर, आपके पास 4 पाई होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ट्वाइस द डायामीटर ऑफ बार लिख हो सकता था, बट कोई बात नहीं, ट्वाइस भी नहीं होगा, थ्राइस भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स द डायामीटर होगा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं सर, ये जो R1 है ये क्या है, R1 क्या है, आपके रेडियस ऑफ हुक है। तो अगर मैं R की बात करता हूं तो R क्या होता है आपके पास सर, यहाँ पर K × 5 होता है। ठीक है, और उसी तरह से ये कब सर, हम दोनों के केस में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम माइल्ड की बात कर लेते हैं। माइल्ड की बात कर लेते हैं तो K की वैल्यू कितनी होती है सर, हमारे पास 2 होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, R = मैं 2 पाई लिख सकता हूं। यस सर, किसके केस में, माइल्ड के केस में। बट जब हम बात करते हैं सर आपके K × 5 की, इन केस ऑफ HYSD बार के केस में, तो K की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, आपके पास 4 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R = क्या हो जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स पाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना कि सर 2 पाई का केस कब आएगा और आपके पास 4 पाई का केस
कब आएगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब कभी कभी क्या होता है कि सर आपने इसको क्यों, सर इसने आपने क्यों हुक को बैंड क्यों किया, यहाँ पे ये बार्स को बैंड क्यों किया। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि कंक्रीट भी है आपका और स्टील भी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, आपके पास कंक्रीट भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा कंक्रीट प्लस स्टील, ये दोनों आपस में क्या डेवलप करवाते हैं, यहाँ पे इन दोनों के केस में क्या होता है, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। क्या होती है, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस। बेरिंग स्ट्रेसेस के साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल स्ट्रेसेस भी डेवलप्ड होती है। अब इन एडिशनल स्ट्रेसेस को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये कम से कम 4 पाई का क्या करना होता है, स्टेट बार्स प्रोवाइड करना होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी निकल गया आपका और इसका रीजन भी आपको क्लियर हो गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, लैप लेंथ इज इक्वल टू किसके होता है, एलडी के होता है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास सर लैप लेंथ होता है, लैप लेंथ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल हो जाएगा, लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लैप लेंथ है इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एलपी से किया जाता है, जबकि इसको किससे किया जाता है आपका सर, एल डी से किया जाता है। तो किसके इक्वल हो जाता है आपका, एल डी के। तो अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा बात करता है एलडी जो होता है, एलडी क्या होता है आपके पास सर, ये डेवलपमेंट पता होना चाहिए, 0.87 FY पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टाउ BD हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ, ये किस केस में है हमारे पास, इन केस LSM में है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आपके लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं। बट जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो जो आपके पास डेवलपमेंट लेंथ होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाता है वो भी देखिएगा, LD इज इक्वल टू, अब 0.87 FY की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा ST आ जाएगा, ठीक है। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय आपके पास फाई आ जाएगा, पाई क्या है, डाया ऑफ मेन मास इनटू डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टाउ BD। टाउ BD क्या है आपके पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है आपका HYSD केस में इसको 60% इंक्रीज किया जाता है इन केस ऑफ टेंशन। बट जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में कितना रहता है सर आपका, 25% इंक्रीज किया जाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पर लैप लेंथ होना चाहिए वो शैल नॉट बी लेस देन, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ बोल दो, यहाँ लैप लेंथ वो किससे कम नहीं होना चाहिए सर, वो आपके पास शुड नॉट बी लेस देन आपका डेवलपमेंट लेंथ, और आपका सर किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 24 पाई, इससे कम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ टेंशन, किसकी बात कर रहे हैं अब आप, इन केस ऑफ टेंशन, इन केस ऑफ टेंशन, तो जो आपका ये लैप लेंथ होता है आपका शुड नॉट बी, टेंशन मेंबर के केस में इसके 2 केस आते हैं, इन केस ऑफ फ्लेक्सर, पहला आएगा है इन केस ऑफ फ्लेक्सर के केस की बात करते हैं, फ्लेक्सरल भी लिख सकते हैं। ये शुड नॉट बी लेस देन आपका क्या होना चाहिए सर, LD, और हमारे पास LD और आपके पास 30 पाई, इससे कम नहीं होना चाहिए। पाई क्या है सर आपके पास, डाया ऑफ मेन बार है। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं किसके सर, आपका इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशन, इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशंस, डायरेक्ट टेंशंस में देखिएगा ये क्या होता है, डायरेक्ट टेंशन में शुड नॉट बी लेस देन, LD की जगह क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स LD हो जाएगा, और ये आपके पास 35 हो जाएगा।
क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या क्लियर हुआ कि लैप लेंथ इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू IS 456 की डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, FY होता है एंड आपका डाया ऑफ मेन बार होता है। तो इनवर्सली किसके होता है सर, आपके टाउ BD के होता है। क्लियर है। उसी तरह से आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देख सकते हैं, अपना कंप्रेशन भी लग गया और टेंशन भी। तो कंप्रेशन के केस में क्या हैगा सर, LD और आपका 24/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास आंसर भी मिल गया है और इसकी डिटेलिंग भी हमने कवर कर ली है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ ए बीम्स फेल्स इन बॉन्ड, कि जब आपका बीम फेल होता है बॉन्ड में, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। देखिएगा, आपको मैंने पहले बताया था, एक कंसेप्ट पहले भी बताया था कि मेनली हम क्या करते हैं, दो तरह के बार यूज करते हैं। या तो हम क्या करें सर, कम से कम जिसका डाया क्या हो, डाया कम हो और आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बार्स हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। या आप क्या करो, डाया मैक्सिमम कर दो, नंबर ऑफ बार्स कम कर दो। बट उसके कंसेप्ट में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, जिनका सर डाया कम हो और आपके पास लेंथ किसकी हो, आपके सॉरी डाया कम हो और नंबर ऑफ बार्स ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड आना चाहिए वो आपके कांटेक्ट इन सरफेस होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते थे कि सॉइल मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं और कुछ आपके पास क्या होते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारे पास लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है सर, कम होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास क्या है सर, कुछ लार्ज साइज के पार्टिकल्स है, कुछ यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज के पार्टिकल्स है, कुछ इस तरह से ये लार्ज साइज के पार्टिकल्स है, ये लार्ज साइज के 4 पार्टिकल्स लिए हैं। उसी तरह से स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हमने कितने लिए हैं सर, हमने लिए हैं यहाँ पर 8 ले लिए हैं या 12 ले लिए हैं। ठीक है, ये ले लिए हैं, ठीक है, 12 ले लिए हैं। अगर मैं बात करता हूं इनका मतलब कि ये आपके पास जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स है, इनका जो सरफेस एरिया है वो कितना है सर, इनका सरफेस एरिया आपके पास 100 यूनिट है। ठीक है। और जो हमारे पास ये कितने पार्टिकल्स है आपके पास, यहाँ पे कितने हैं आपके पास, ये टोटल कितने थे, 1 2 3 4 4 8 4 12 है। इनका भी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। ठीक है। अब इनका मान लेते हैं ये आपके पास 100 यूनिट का है, ये मेरे पास 10 यूनिट का है। ठीक है। इनका सरफेस एरिया कितना आपके पास, 10 यूनिट का है, यानी कि 10 यूनिट है, ये 100 यूनिट का है। तो अगर मैं बात करता हूं इसका, तो इनमें से ये जो 100 यूनिट्स है और ये जो 10 यूनिट के, किसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है। ऑब्वियसली बात है, आपके जो 10 यूनिट्स की जो बॉल है, आप इनको बॉल भी कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फुटबॉल था और इस फुटबॉल का ये 100 यूनिट था, या आप इसको एक ही फुटबॉल बॉल मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, एक ही बॉल मान लेते हैं। ठीक है, कि एक फुटबॉल की ये बॉल है, ये फुटबॉल की है, एक लेदर की एक बॉल है, ये लेदर की बॉल है, ये 100 यूनिट की है और 10 मैंने टेनिस बॉल ले ली है, ये इसका 10 यूनिट है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है 10 यूनिट टेनिस बॉल का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हमें क्या चाहिए, बॉन्ड, अगर बीम की बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली बात है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा हमें, कि हमें सर थिन बार यूज करना होगा, बट ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है। हमें क्या करना पड़ा होगा, यहाँ पे स्मॉल डाया ऑफ बार यूज करना होगा, कि जिसका डाया कम हो, एंड लार्ज नंबर ऑफ बार हो। ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा आपके पास कि इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, नहीं, डेप्थ के इंक्रीज नहीं करेंगे, यूजिंग द थिनर बार बट मोर नंबर ऑफ बार। बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे थिनर बार, किस छोटे से छोटे बार साइज के लेंगे और उनको क्या लेंगे, नंबर ऑफ बार ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज इन द सपोर्ट अप टू। मैंने अभी बताया था कि आपका कितना करना है सपोर्ट पे सर, उसको LD करना है। कितना करना है सर, सपोर्ट पे उसको LD करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, कुछ इस तरह से हमने बनाया था। कैंटिलीवर बीम क्या होता है सर, आपका जो एक एंड से सर क्या होता है, आपका फिक्स होता है, बट दूसरा एंड से कैसा होता है सर, आपका वो फ्री होता है, कुछ इस तरह से।
ये आपके पास कुछ टेंशन बार्स होंगी, तो इसका कितना फेस ऑफ दी सपोर्ट से उसको कितना करेंगे हम सर, इसको फेस ऑफ दी सपोर्ट से किया जाएगा सर कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो लेंथ होनी चाहिए आपके पास, ये शुड नॉट बी एलडी, एलडी से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया सर आपका ए, इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, 2009 का क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपका ये 2009 में भी था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन कब था, ये आपके आफ्टरनून सेशन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था सर आपका मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। क्लियर है। बोला है कि इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग द थिन बार, कम से कम आप स्मॉल साइज का डाया बार लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लेंगे, बट मोर इन नंबर्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर बी, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से क्वेश्चन आ गया है कि फाई इज द डायमीटर ऑफ बार इन टेंशन देन स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू द एनक्रेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लेंथ। आपसे क्या पूछा है, एनक्रेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लेंथ पूछा है। तो देखिएगा आज ऑप्शंस में कहीं आपको 4 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूं ताकि कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा कुछ आपके पास ये क्या था सर, सिंपली सपोर्टेड बीम था, कुछ इस तरह से था आपके पास, और यहाँ पे ये कुछ रेडियल डिस्टेंस था। बिल्कुल सर, आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हैं दोबारा से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास R1 हो गया है, ये आपके पास R2 हो गया है। ठीक है, कुछ इसी तरह से था। यहाँ से इसके बाद हम स्टेट पोर्शंस प्रोवाइड करते थे। ये स्टेट कितना स्टेट देते थे सर हम, 4 5 स्टेट करते थे। इसका कितना करते थे यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ये जो लेंथ होती थी आपके पास ये 4 पाई होती थी, और ये कितनी थी लेंथ आपके पास टोटल, ये लेंथ, ये जो लेंथ थी हमारे पास ये थी आपके पास 16 पाई थी। कितनी थी सर आपके पास, 16 पाई थी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एवरी 4 डिग्री, एवरी 45 पे, एवरी 45 डिग्री पे कितना बैंड करेंगे आप सर, 4 पाई करेंगे। ठीक है, लेंथ होगी आपके पास। और अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे कितना होता है सर आपका 8 पाई हो जाता है। 135 डिग्री पे कितना हो जाता है सर आपका 12 पाई हो जाता है। क्लियर है। 180 डिग्री पे कितना हो जाता था, सिर्फ 16 पाई हो जाता था। क्लियर है। तो आज आपने कितना किया है, यू शेप का है, हुक के 160 पे किया है, तो आपका 16 पाई हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता है और ई ऑप्शंस में 4 पाई होता, तो आपके पास क्या बोल सकते हैं हम कि बियॉन्ड द उसका कितना स्टेट होना चाहिए सर, 4 पाई होना चाहिए। बट अब आज नहीं दिया गया है, तो आज आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्लियर है। आर क्या है सर आपके पास, रेडियस हुक है, तो अगर मैं आर की बात करता हूँ, आर जो हो जाएगा वो आपके पास 2 पाई हो जाएगा इन केस ऑफ माइल्ड स्टील में। ठीक है, और आर हो जाएगा आपके पास सर 4 पाई इन केस ऑफ आपका HYACD के केस में। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है सर हमारे पास, सपोर्ट विड्थ है, तो आप चाहो तो ये सपोर्ट विड्थ भी दिखा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज विद, कि जो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं या तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या कर दो, बढ़ा दो। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में बना लेता हूं फिर से, इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स। ठीक है, तो पहला रहेगा कि आपके पास या लिख सकते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यूनिवर्सिटी लेवल में भी, तो आप यहां पे इसको कर सकते हैं। पहला क्या होगा सर कि देखिएगा, अगर आप क्या करेंगे सर, HYACD बार का यूज करेंगे, HYACD बार का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी क्या होगी सर, हमारे पास
बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपके पास सर, इंक्रीज हो जाएगी, जिसको मैं टाउ बीडी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं हम, टाउ बीडी बोल सकते हैं। आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास सर, दूसरा हो सकता है कि स्मॉल डाया ऑफ बार यूज्ड, स्मॉल डाया ऑफ बार एंड लार्ज नंबर ऑफ, तो भी क्या होगा सर, आपकी यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो भी सर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ टाउ बी डी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और क्या हो सकता है सर, कि अगर सर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, यानी कि सर एफसी के अगर बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में भी आपका सर जो टाउ बी डी होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, वो भी क्या हो जाएगा सर आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज नहीं, वो भी क्या हो जाएगा सर आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। और क्या कि अगर आप कवर भी ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप भी लिख सकते हैं कि कवर को अगर हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है टाउ बी डी की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी सर, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके पास ठीक है। अगर आप जाओगे उसकी किस पे, फॉर्मूले बेस पे, तो वहां पे थोड़ा सा आपका गलत बता सकते हैं आप। क्लियर है। बट ये आपको फैक्टर्स याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। HYSD बार यूज करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट इंक्रीज होगी। स्मॉल डाया ऑफ बार यूज करेंगे बट लार्ज नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा सर, टाउ बी डी इंक्रीज होगा। और आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाउ बी डी इंक्रीज होगा। कवर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात टाउ बी डी भी आपके पास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपके पास सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया था कितने परसेंट इंक्रीज किया जाता है। अब देखिएगा HYSD बार, इन केस ऑफ टेंशन, तो कितना इंक्रीज किया जाएगा सर आपका, 60%, 60% इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर, आपके पास HYSD बार की बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ आपके पास कंप्रेशन में, तो कितना इंक्रीज किया जाता है सर आपके पास, 25% इंक्रीज किया जाता है। कितना इंक्रीज किया जाता है सर, 25%। तो आपका आंसर क्या हो गया सर आपके पास, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इफ सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार, आपके पास सिग्मा एस दे दिया, जो सिग्मा एस क्या है आपके पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन बार है। टाउ बी डी क्या है आपके पास, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। देन डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार डायमीटर पाई इज द गिवन बाय, तो अगर मैं यहाँ पे क्या बताना है, डेवलपमेंट लेंथ। तो अगर बात करते हैं इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कि जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होता है वो आपके पास सिग्मा एस भी लिख सकते हैं, सिग्मा एस टी भी लिख सकते हैं आपके पास, पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स टाउ बी डी हो जाएगा, 4 टाइम्स टाउ बी डी हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के केस में, लिमिट स्टेट मेथड, तो जो मेरे पास LD हो जाएगा आपके सिग्मा एस की जगह 0.87 FY आपके पास पाई क्या है आपके पास सर, डाया ऑफ मेन बार है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टाउ BD हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, देखिएगा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, सी भी नहीं हो सकता सर, डी भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, बी। ये क्या है, पाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी, तो ये है पाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी है। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना। और टाउ बी डी की वैल्यू क्या है सर, 60% इंक्रीज की जाती है आपके सर टेंशन में एज ए HYSD बार, और टाउ बी डी इंक्रीज किया जाता है आपका सर कितना, 25% इन केस ऑफ कंप्रेशन के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या बोला है, द बेरिंग स्ट्रेस एट द बेंड ऑफ लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आपको क्या बताना है, बेरिंग स्ट्रेस बताना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए सर बेरिंग स्ट्रेसेस कब इंड्यूस होती है आपके बीम में। बेरिंग स्ट्रेस आपकी तब इंड्यूस होती है जब आपका स्टील और कंक्रीट आपस में रिएक्ट करता है। जब वो आपस में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। बेरिंग स्ट्रेसेस के साथ साथ कुछ ऐसी एडिशनल स्ट्रेसेस भी वहाँ पे क्या होती है, डेवलप्ड हो सकती है। क्लियर है। तो उस कंडीशंस में आपका जो बेरिंग स्ट्रेस है वो कितना होता है एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर, आपके बेरिंग स्ट्रेसेस की, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट्स एग्जाम पॉइंट्स। ठीक है, जो आपका बेरिंग स्ट्रेसेस होता है सर, बेरिंग स्ट्रेसेस जो होता है आपके पास, वो आपके पास शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर आपके पास 1.5 FCK बाई 1+2 5 क्या है, डाया ऑफ मेन बार। ए क्या है आपके पास, ए है 2 बार के बीच की स्पेसिंग। 2 बार के बीच की स्पेसिंग भी हो सकती है और आपके पास ग्रुप ऑफ बार्स की बीच की भी स्पेसिंग भी हो सकती है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सर ये 1.5, तो 1 क्या 5 क्या है आपके पास, एक प्रकार का एक फैक्टर है ये। ठीक है। अब जब एक प्रकार का फैक्टर है तो ये फैक्टर हम कहाँ कंसीडर करते हैं सर, आपका लिमिट स्टेट मेथड में। तो ये कब हो गया सर आपके पास, लिमिट स्टेट मेथड में हो गया है। क्लियर है। बट उसी तरह से जब हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेसेस की, बेरिंग स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं सर आपके पास, तो शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास। देखिएगा ये LSM है, तो जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे तो विदाउट लोड फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 1.5 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपके पास FCK 1+2 5/A हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं सर किसकी, लिमिट स्टेट मेथड में, तो कितना है सर आपके पास ये आप बता सकते हैं। अब तो बता ही सकते हैं भाई, अब तो मैंने सारा डिटेल आपको बता दी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं, बेरिंग स्ट्रेस एट द बेंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन इज 1.5 टाइम्स मोर होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए। कितना ज्यादा मोर होती है सर, 1.5 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। कैसे अफेक्ट होती है आपके, क्या स्टील प्रॉपर्टी से, यस सर, स्टील प्रॉपर्टी से अफेक्ट होती है। कंक्रीट प्रॉपर्टी से, यस सर, क्योंकि हम जैसे जैसे क्या करेंगे, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर है। जैसे जैसे हम ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया सर, इसका आंसर सही हो गया है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो मैं लिख दूंगा कि FCK के बढ़ने से टाउ BD भी आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट ग्रेड ऑफ स्टील यानी कि FY स्टील के बढ़ने से भी आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगा सर, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इसका आंसर हो गया आपके पास डी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द लेंथ ऑफ लैप इन कंप्रेशन मेंबर। आपसे पूछा है कंप्रेशन मेंबर, तो लैप लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ कंप्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो कंप्रेशंस के केस में ये क्या होता है आपके पास, शुड नॉट बी लेस देन आपके पास LD और 24/5, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं टेंशंस के केस में, तो टेंशन के 2 केस आते हैं। एक आता है सर आपका फ्लेक्सुरल आता है, ब्लियर आता है, और दूसरा सर आपके पास डायरेक्ट टेंशन आता है। ठीक है। तो डायरेक्ट में ये शुड नॉट बी लेस देन आपके पास क्या नहीं होती सर, LD, और हमारे पास 35, और यहाँ पे भी शुड नॉट बी लेस देन LD की जगह क्या हो जाएगा, 2LD हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में, और यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है। बट थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना जरूरी है। इसने बोला है बार डायमीटर इनटू परमिसिबल स्ट्रेस बार बाई 5 टाइम्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पर, इसका मतलब भी आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड भी ले सकते हैं आप, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी ले सकते हैं, कि जो डेवलपमेंट लेंथ होता है आपके पास वो होता है 0.87 FY इंटू पाई। पाई क्या है आपके पास, डाया ऑफ मेन बार है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स
टाउ बी डी। कुछ इसी तरह से आज देखिएगा, आज क्या बोल रहा है उसने कि कंप्रेशन मेंबर है, तो कंप्रेशन के केस में जो टाउ बी डी की वैल्यू है वो कितना इंक्रीज होता है सर, 25%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन जो मेरे पास सर टाउ बी डी की वैल्यू है उसको कितना इंक्रीज करेंगे सर, हम 25% इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे, 25% इंक्रीज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो मेरे पास हो जाएगा एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई पाई, पाई क्या है आपके पास, डाया ऑफ मेन बार है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टाउ बी डी को कितना इंक्रीज कर दिया है, 25% बोले तो 1.25। क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.87 एफ वाई पाई लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25 चौका 100 5 हो जाएगा आपके पास, तो 5 टाइम्स कितना आ जाएगा सर आपके पास, 5 टाइम्स आ जाएगा। इतना इंक्रीज करना है टाउ बी डी को, डीबीडी को। क्लियर है। बट अगर हम बात कर लेते हैं सर इन केस ऑफ किसकी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, इन केस ऑफ WSM में बात कर लेते हैं, तो WSM में जो LD होता है आपके पास वो क्या होता है सर, आपके पास सिग्मा एस इंटू पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपके पास, 4 टाइम्स टाउ बी डी हो जाता है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिग्मा एस को मैं एजिटी लिखता हूं, ये आपके पास पाई हो गया है, और यहाँ पे इसको क्या करना है, 4 टाइम्स कितना इंक्रीज करना है सर, 25%, तो 1.25 आपके पास टाउ बी डी इतना इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सिग्मा एस पाई, सिग्मा एस बोलो या सिग्मा एस टी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स टाउ बी डी हो जाएगा। क्लियर है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी पता हो गया और क्लियर में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, बार डायामीटर पाई क्या है, बार डायामीटर इनटू परमिसिबल स्ट्रेस इन बार, सिग्मा एस क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बार है, डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस, 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात किया उसने, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिस्पेक्ट में बात की है। तो जो कंप्रेशन होता है आपका एलडी और 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके सीबीटी 2 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। देखिएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है आपका स्टील और कंक्रीट वो किसके कारण आता है, फ्रिक्शन के कारण आता है या एडिशन के कारण आता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये सपोज करो आपका कोई ये कंक्रीट का ये सेक्शन है और हमने क्या किया है, इसके अंदर कुछ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है। ये क्या है आपके पास, कुछ स्टील रेनफोर्समेंट है, यानी कि इसमें हमने क्या किया है सर, टेंशन प्रोवाइड किया है, तो मैं इसको ये टी लिख देता हूँ। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ, अब ये स्टील भी है इसके अंदर और कंक्रीट भी है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, कुछ आपकी बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी, बिल्कुल होगी सर। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। अब जो यहाँ पे क्या है, जब कंक्रीट और स्टील में क्या होगा सर, आपका एडहेजन क्रिएट होगा, क्या होगा, एडहेजन प्रॉपर्टीज क्रिएट होगा। और जैसे जैसे अभी आपके पास ये क्या है, आपके पास यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट है, इनके बीच में क्या होगा, ग्रिपिंग होगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा आपका वहाँ पे फ्रिक्शन भी डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा स्टील और कंक्रीट के बीच में, वो किसके कारण हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण भी हो सकता है, एडिशन के कारण भी हो सकता है, और आपके मैकेनिकल एनक्रीज के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो एंड करके लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, मैकेनिकल एनकरेज के कारण भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, इसका सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। गलत स्टेटमेंट देखिएगा, पहले क्या बोल रहा है कि आर कर्टेल्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं सर, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। और जो आप कर्टेल करते हैं, कर्टेल क्यों करते हैं, कर्टेल करते हैं आप एंड देयर सपोर्ट, कि जहां पर आपका क्या हो सर, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा हो। जैसे आपके स्पैन मूवमेंट पे क्या आता है सर, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है, जबकि आपके सर सपोर्ट पे क्या आता है सर, नेगेटिव आता है।
क्लियर है? कुछ इसी तरह से है। यस सर। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो पहली जो स्टेटमेंट है ये क्या है सर मेरे पास, ट्रू है। रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, ट्रूज नहीं ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि आर बेंट अप एट सुटेबल प्लेस टू सर्व ए रेनफोर्समेंट, बिल्कुल, कि जो आपकी शेयर रेनफोर्समेंट है उसको जब हम बेंड करते हैं तो कहाँ पे सुटेबल होता है सर, आपका अप होता है। क्लियर है? आपने देखा होगा, क्योंकि आपके पास क्या था, एक डायग्राम मैंने आपको बनाया था, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरह से आपके पास ये डायग्राम है, ये मेरे पास कुछ सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सर क्या किया था, आपका ये मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, और हम एट द सपोर्ट क्या करते थे, इसको सर बैंड करते थे, कुछ इस तरह से बैंड करते थे। तो बैंड सर डाउन होता था या अप होता था, तो बैंड कहाँ होता था आपका सर, हमेशा अप ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन भी क्या है सर, आपका ट्रू हो गया है। तो बी ट्रू हो गया है, यस सर। तो सी देखते हैं, आर बेंट डाउन, नहीं डाउन नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, आपके पास फॉल्स हो गया है। तो आपको देखना क्या है, आपको तो इनकरेक्ट ही देखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया। डी बोल रहा है आर मेंटेन एट बॉटम टू प्रोवाइड लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेसेस, ठीक है, तो सही है। तो ये आपके पास डी भी ट्रू है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए बी डी, ये ट्रू है, जबकि सी क्या है आपका, फॉल्स है, क्योंकि जो आपके पास जब बेंड करेंगे वो हमेशा कहाँ पे करेंगे, आप अप ही करेंगे, ना कि डाउन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि द बार कैरिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज बेंट अप द रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एज शोन व्हिच ऑफ द फिगर्स, कि आपके पास क्या है कि जब आपके सेक्शन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा हो, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वहाँ पे बार्स प्रोवाइड की जाती है वो किस तरह की शेप्स में दिखाई देती है। तो देखिएगा यहाँ पर, अभी मैंने प्रीवियस में आपको एक डायग्राम भी दिखाया, मैं फिर से बना देता हूँ। ये है आपके पास कुछ, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट विड्थ भी है, ये क्या होगी सर, आपके पास सपोर्ट विड्थ हो गई है, ठीक है। तो आपका एट द स्पैन, स्पैन पे क्या आता है सर, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आप कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और सपोर्ट पे क्या आता है सर, आपका नेगेटिव आता है। तो सपोर्ट पे हम क्या करते हैं सर, अपनी बात को बेंट अप करते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास सर, मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या किया हमने सर, बेंट अप किया है, ठीक है। अब जो ये बेंट अप की जाती है, कितने पे की जाती है सर, 45 डिग्री पे बेंट की जाती है। क्लियर है? और उसके बाद आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको हुक भी करवा सकते हो, कुछ इस तरह का शेप भी आप देख सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको 90 डिग्री पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी हुक को बेंड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, अपनी हुक को 90 डिग्री पे बेंड भी कर सकते हैं। अब सर बेंड क्यों किया जा रहा है सर, बेंड इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी डेवलपमेंट लेंथ को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, और जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो इसको रजिस्ट करने के लिए, टू रजिस्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू रजिस्ट, अगर आपको क्या करना है, रजिस्ट करना है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो वहां पे हम क्या करना पड़ेगा सर, आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, तो सपोर्ट पे क्या आता है सर, आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। सपोर्ट पे क्या आता है सर, आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। सपोर्ट पे हमारा क्या रहता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है। अब इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो अपनी बार्स को बेंट अप कर दो, जो बेंट अप बार हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं वहां पर आप नेगेटिव बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही बोला है। तो देखिएगा आपका ए डायग्राम भी नहीं हो सकता सर, ठीक है, सी डायग्राम भी नहीं हो सकता, तो अब डायग्राम कौन सा होगा, तो सर आपका बी वाला। देखिएगा अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, इस वाले डायग्राम को अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से है, यहाँ पे आपने 45 डिग्री पे इसको बेंड किया है, कुछ इस तरह से बेंड किया है, फिर आपने इसको स्ट्रेट पोर्शन दिया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या कर दिया है सर, इसको फिर से आपने इसको प्रोवाइड कर दिया है कुछ इस तरह से। तो ये शेप किस तरह से दिखाई दे रही है आपके पास, आप यहाँ पे हुक प्रोवाइड भी कर सकते हैं
बार का और नहीं भी कर सकते, बट आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया सर, इसका बी इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। आज का लास्ट क्वेश्चंस क्या है, द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस शोन इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। आपको हुक्स के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने एक डायग्राम्स आपको बनाया था, फिर से मैं आपको बना देता हूँ डायग्राम, ताकि आपका कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये सपोर्ट है, this is the support width and this is the support width। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर रहे थे सर, आपने एक बार्स प्रोवाइड की थी कुछ इस तरह से, और इसको आपने कितने डिग्री पे हुक किया था सर, आपने कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे, सॉरी 180 डिग्री पे। कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आपका ये रेडियल डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक ये अभी सर आपका R1 था, जबकि यहाँ से लेके ये सर आपका R2 था। ठीक है, और इसके बियॉन्ड भी आपने कुछ ये डिस्टेंस कितना था सर आपके पास, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपके पास था सर 4 पाई था। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना था सर आपके पास 16 पाई था। क्लियर है? R1 की अगर बात करते थे सर हम, R1 यहाँ R2, तो ये आपके पास कितना था 2 पाई था आपके माइल्ड स्टील के केस में, और R1 की ही बात करते हैं तो 2 पाई ये था सर 4 पाई आपका कब सर, HYSD के केस में। तो अगर मैं बात करता हूं माइल्ड स्टील के केस में, तो माइल्ड स्टील के केस में ये R1 कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई बोलो या D बोलो, तो इसको मैं कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से होगा सर आपके पास। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कितनी थी सर आपके पास ये लेंथ, ये तो थी सर मेरे पास यहाँ पर दैट इज 4 पाई थी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे रेडियल हुक की, ये रेडियल हुक यहाँ तक कितना था सर 2 पाई था माइल्ड स्टील के केस में, और पूरा कितना था सर आपके पास 4 पाई, 2 पाई ऊपर 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। पाई की जगह उसने डी लिया है, आप फाई ले सकते हैं। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये कितना था सर आपके पास, ये था 16 पाई था। ठीक है, ये कब बात की सर हमने, माइल्ड स्टील के केस में। बट सर अगर हम किसकी बात करते थे, HYSD की, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई और 4 पाई 8 पाई होता है। तो 8 पाई कोई तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। यानी कि उसने किसके रिस्पेक्ट में बात की है सर, माइल्ड स्टील के। क्वेश्चन में ही माइल्ड स्टील पूछा है। अगर HYSD आता तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता आपके पास, 8 पाई होता। ठीक है, क्योंकि रेडियल हुक कितना था सर 4 पाई था, तो टोटल कितना हो जाता सर 8 पाई। तो यहाँ पे भी माइल्ड स्टील में रेडियल हुक कितना था सर 2 पाई था, तो टोटल कितना हो गया 4 पाई। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर 8। आज उसने पाई को किससे रिप्रेजेंट किया है सर, डी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो इस तरह से जो आपका पहला पार्ट था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अब हम बात करेंगे अगले सेशन में उसके सेकंड पार्ट की। जब तक मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आता हूं तब तक आप प्रीवियस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा डियर। क्लियर है? तो मिलते हैं आपको नए लेक्चर्स में, तब तक आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।